अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। हम बात करते हैं हर प्रोग्राम में सियासत के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज पर। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म के हवाले से कि कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था, क्योंकि कायद-ए-आज़म डे है तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमने अपने गेस्ट भी इसी हवाले से बुलाए कि एजुकेशन सेक्टर से कि तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस था कायद-ए-आज़म का कि बच्चों में तालीम होनी चाहिए ताकि कौम उसी वक्त तरक्की करती है जब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। तो इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है। डॉक्टर मुरीद हुसैन है, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हैं ताहिरा रफीक साहबा। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। तो हम आपसे बात करना शुरू। कायद-ए-आज़म ने जिस तरह से फरमाया था कि तालीम हमारे जो है मुल्क के, हमारे नेशन के लिए, कौम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि उसके मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कायद-ए-आज़म का फरमान है कि तालीम किसी भी मुआशरे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है किसी कौम की तरक्की के लिए, लेकिन आज हम वहाँ नहीं खड़े जहाँ कायद-ए-आज़म ने फरमाया था। तालीम इंसान को बहुत सारी अक़दार सिखाती है, जिसमें उसके मज़हब से रिलेटेड भी हैं, इंसानियत के हवाले से हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा जो दौर चल रहा है वो एजुकेशन कम बिज़नेस ज़्यादा है। ताहिर साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्योंकि साउथ पंजाब के उस डिस्ट्रिक्ट से में डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हैं जहाँ पर बिल्कुल बैकवर्ड समझा जाता है। मुजफ्फरगढ़, उससे आगे अलीपुर, और वहाँ पर एजुकेशन का लेवल भी कम है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने उस लेवल पे चीज़ों को मैनेज की है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया, और सेकंडली आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जैसा कि कायद-ए-आज़म का भी फरमान है कि आप अपने माशरे की अगर तरक्की चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपके माशरे का गरीब तबका है, उसके ऊपर काम करें, मतलब उसको ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने दें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मल एजुकेशन के साथ-साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी जो है वो फैसिलिटेट किया हुआ है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं, वो तमाम पंजाब के तमाम ज़िलों में काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जो दूर-दराज के एरियाज़ में रह रहे हैं, जिनके पास तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है या वो स्कूल नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके डोर स्टेप पे उनको नॉन फॉर्मल स्कूल ओपन करके दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे हम एजुकेशन के हवाले से बात आज कर रहे हैं, तो एजुकेशन में आज से अगर हम 10 साल पीछे देखें और आज के एजुकेशन सिस्टम में देखें तो बिहेवियर्स का बहुत चेंज आया। जी, बिल्कुल। उसमें जो है आप जैसा कि जानते हैं कोविड में बच्चों ने घर पे रह के तालीम हासिल की है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखिए, जो एक शॉपकीपर होता है, उसके पास बहुत सारी किताबें होती हैं, बट वो डिग्री हासिल नहीं कर सकता। इदारे इसीलिए कायम होते हैं ताकि बच्चों की तरबियत भी हो सके। बच्चों ने तालीम तो हासिल की कोविड के दौरान, लेकिन तरबियत की कमी रह गई, जो कि आज हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये देखिए कि जो कोविड था तो उस दौरान बच्चों को नंबर्स इतने ज़्यादा दे दिए गए कि वो उनके जो प्रीवियस उनके नंबर से उस पे मल्टीप्लाई करके उसका फार्मूला एक सेट किया गया, उसके मुताबिक नंबर्स दे दिए गए। तो अब आप क्या समझते हैं कि उस दौरान जो सेशंस निकले हैं मैट्रिक के या एफएससी के, तो वो उसी तरह से कम्पीट कर पाएंगे आगे एडमिशन में, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं? अच्छा, उसमें 2 तरह के इश्यू सामने आए ना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक थे, जो बच्चे पढ़ने वाले थे, उनके मार्क्स डाउन हो गए, और जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे या एवरेज बहुत स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट थे, उन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो वो तो उनका चलो किस्मत चल गई। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आपके सामने आया है, उसने आपको दिखा दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, कि अभी आपका जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है, 45% आई थिंक सो है। जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है, पासिंग मार्क्स जी, यानी पासिंग में है। पास लोग 45% है, एक बहुत बड़ी तादाद में से। अभी ये देखें ना कितना बड़ा मुरीद साहब ये फर्क है कि अब कोविड में देखें उसके बाद अच्छा एक चीज और डेवलप हो गई थी जो देखने में आ रही थी कि लोगों का था कि हमें होम बेस्ड जो है कि हमें पेपर्स देने की, ऑनलाइन पेपर्स की हमें इजाजत दी जाए। अच्छा, ऑनलाइन पेपर्स का हमारा भी एक्सपीरियंस है। जब ऑनलाइन पेपर्स हुए तो कैंडिडेट के साथ बहुत सारे हेल्पिंग पीपल भी बैठे होते हैं, हेल्पिंग मटेरियल भी होता एग्जैक्टली। है, जहाँ से वो कॉपी करके, उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास टीचर भी बैठा है, उसका फैमिली मेंबर भी बैठा है, जो इस काम पे लगे हुए हैं कि उसको आंसर सर्च करके दे रहे हैं, तो वो नंबर ले जाता है। जब आगे कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट में जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। अब बच्चे 1100 में से 1100 नंबर उसने एफएससी में ले लिए, एंट्री टेस्ट में फेल हो गया, तो नाकामी हुई।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ऑनलाइन सिस्टम अच्छा है। अच्छा सर, ये देखिएगा पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन क्या वो एथिकली वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो इन चीजों पे नहीं जाते? मैं हमारे यहाँ असल में वो चीज़ें हैं ही नहीं, हम तो आदी हैं नकल के या रट्टे के, इन 2 चीज़ों के आदी हैं। कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट हमारे पास होते ही नहीं हैं। बिल्कुल। अगर ऑनलाइन सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। बाहर के लोग ऑनलाइन सिस्टम को उन्होंने एक स्पेसिफिक उनके पास टाइम है, 30 सेकंड है या 20 सेकंड है, एक क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आता है, उसका आपने आंसर देना है। अगर उतने टाइम के अंदर आप आंसर नहीं देते तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। हमारे यहाँ तो बैठे रहे, वो टाइम स्टॉप कर दें, घंटा घंटा एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहे। तो ये मैंने खुद देखा है कि बच्चा जब पेपर कर रहा होता है उसने टाइम स्टॉप कर दिया, इतने में 10 मिनट में उसने उसका आंसर ढूंढ लिया, उसके बाद उसने फिर टाइम ऑन कर दिया। तो इस वजह से हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ जा रहा है बजाय कि अप होने की सूरत में। तो इस वजह से मैडम, हम आप क्या हमेशा कहती हैं अपने इस बारे फील्ड में में? नाकाम हैं। सर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको हम बेहतर बना सकते हैं, यूज़फुल है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, बच्चों के अंदर स्किल को जो है इम्प्रूव करता है। डॉक्टर साहब से ये जो बिल्कुल मेरे बिल्कुल ही अलग है कमेंट्स, क्योंकि मैं खुद भी इसका हिस्सा रही हूँ एज अ पीएचडी स्कॉलर, मैंने खुद पढ़ा है। उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है बच्चे के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि आपको अच्छे उस्ताद मिले। अगर हमने ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर बनाना है, बच्चों के लिए यूज़फुल बनाना है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग करवानी होगी अपने टेचर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट अपने बच्चों को सिखाते हो और किस तरह से आप अपने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हो। ये भी सर एक टेक्निक है। जिस तरह से हमने ऑन कैंपस टीचर्स को ट्रेनिंग दी हुई, हमारे पास जो टीचर्स थे उनको ऑन कैंपस ट्रेनिंग की मतलब उन्होंने की हुई थी, लेकिन ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग किसी के पास नहीं थी। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो सकता है ट्रेनिंग के जरिए। लेकिन नहीं, जो बात हम कर रहे हैं बेसिकली कि देखें, ऑनलाइन सिस्टम इज अ गुड, पूरी दुनिया में चल यस, रहा है और होना भी यस। चाहिए। देखें, टेक्नोलॉजी के साथ अपने चलना है, मूव करना सोसाइटी में। लेकिन जो बात है कि हमारा जो कोविड के दौरान चला, ऑनलाइन पेपर्स हुए, एग्जाम्स हुए, लोगों ने बहुत हाईली मार्क्स भी लिए, लेकिन उसके अंदर जो ड्रॉबैक था वो ये था कि वो मिस यूज उसमें हो रहे थे। हम इस चीज पे बात करें, क्योंकि जो यूरोप में और बाकी जगहों पे होता है वहां पर भी सिस्टम यही है, लेकिन वो एथिकली उतने इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने बेस पे वो चीजों को करते हैं, वो अदर सोर्सेज, हेल्पिंग सोर्सेज नहीं यूज करते। सर इसलिए कि उनकी बेस ही क्रिएटिविटी पे रखी जाती है, वो एनालिटिकल स्टडी करते हैं, बचपन से उनकी क्रिएशन पे जोर दिया जाता है। हमारे तो यहाँ पे आपने जो बुक में लिखा हुआ है आपने वही लिख कर दिखाना है, रट्टा सिस्टम है। अगर उससे हटके एक लफ्ज भी हम लिख कर लेके जाते हैं, हम खुद भी उसका हिस्सा रहे हैं, तो हमें डिस्करेज किया जाता है। मतलब बाहर के ममालिक में अगर आप बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यही वजह है कि वहाँ के टीचर्स भी ट्रेन हैं, वो जानते हैं कि बच्चों से काम कैसे लेने हैं, उन्होंने किस तरह से उनको हैंडल करना है। हमें भी बहुत सारी असाइनमेंट जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे टीचर्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने हमें ओपन बुक टेस्ट दिए हैं, उन्होंने हमें दूर बैठ के पढ़ाया है, हमने हेल्पिंग मटेरियल देखा है, लेकिन सर उसको एनालिसिस करने के बाद सॉल्व किया है। बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि जैसे अभी पाकिस्तान में भी जो हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं, तो वहां पर भी कंसेप्चुअल स्टडीज है, उनका फोकस ही कंसेप्ट पे होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में और जो लोअर प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ नंबरिंग गेम है कि नंबर मैक्सिमम गेन करने हैं। आज हमारे पाकिस्तान में तो कामयाब हुई है जो नंबर ज्यादा ले रहा है। हमारे मुल्तान में एक स्कूल था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं है, DHA कोई इस तरह के नाम से था। तो वो बच्चे जो बैग थे वो स्कूल में छोड़ आते थे, और प्रैक्टिकल अगर फील्ड में ले जाना है तो बच्चों को वो फील्ड में ले जाते थे, वहीं उसको प्रैक्टिकल करवाते थे। बच्चे के लिए बर्डन नहीं होता कि घर वो बैग जाए, उसके लिए कोई होमवर्क होता था, ऐसा नहीं होता। तो वो कंसेप्चुअल स्टडी थी। हमारे यहाँ कंसेप्चुअल है नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल में हो सकता है कि हमें वो मार्क्स ना मिल सके, तो हम तो क्रैम करते हैं, क्रैमिंग के अंदर हमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं और हम आगे चले जाते हैं। जब कंपटीशन के उस फेज में आते हैं तो हम क्राइमिंग वाले जो लोग हैं वो हम पीछे हो जाते हैं, जो कंसेप्चुअल आते हैं वो आगे हो जाते हैं। तो क्राइमिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए। हम कंपटीशन के दौर में हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, दोनों सेक्टर आपस में कंपटीशन में है, और वो मास के चक्कर में पड़े हुए हैं कि बच्चे ने इतने नंबर लेने हैं और आगे मेडिकल में जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने कि बच्चे ने 504 नंबर लिए FSC में, बच्चे की ख्वाहिश थी कि उसने मेडिकल में जाना ही हर, तो मुझसे वो पूछता रहा कि जी कैसे होगा, मैंने कहा पॉसिबल भी नहीं है।
इंशर्ट वो किर्गिस्तान में उसने बच्चे को पैसे दे के भेज दिया, बच्चा जो 504 वाला मेडिकल करके आएगा वो क्या ट्रीटमेंट करेगा? तो हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है, बच्चा इंजीनियर होगा या मेडिकल में जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन हमने बेसिकली नंबर गेम कंसेप्ट नहीं रहा। हम तो रट्टा लगाएंगे, नंबर लेंगे, आगे हमें दाखला मिल जाएगा। आप अगर देखें ना, डीजी खां बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर आया करते थे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डीजी खां बोर्ड के लोग सबसे टॉप उसमें प्रायोरिटी में होते थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि तो साउथ पंजाब के लोग आगे जा रहे हैं, उन्होंने एंटी टेस्ट सिस्टम शुरू कर दिया, सिर्फ उनको डिस्करेज करने के लिए। उनका रट्टा सिस्टम अच्छा था। हमारे मुल्तान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो रट्टे पे चल रहे हैं। कामयाब अगर हमने होना है तो कंसेप्चुअल होगा, अदरवाइज हमारा जो निज़ाम है एजुकेशन का वो बेकार है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो हम रट्टा सिस्टम की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो ये बिल्कुल लोअर क्लास से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक यही चीजें हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी अभी भी प्रोफेसरों की मिथ है कि जो उन्होंने वो एक डेफिनेशन किसी चीज की वो बता दिए वही आप पेपर्स में पुट करेंगे, देन आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो उसको डिस्करेज करते हैं। तो अभी देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर ये चीजें हैं तो फिर हम किस चीज की हम एजुकेशन और कंसेप्ट्स एंड रट्टा इसमें कहां से फर्क लगाएंगे? किसी हद तक टीचर्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एजुकेशन में स्पेसिफिक होती हैं, जैसी होती हैं उनको वैसे ही याद करना होता है, कंसेप्चुअल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकता है, और अगर वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर भी दे तो आगे मार्किंग तो फिर उन टीचर्स ने करनी होती है। आप एजुकेशन की बात करने के बाद हम मार्किंग पे आ जाते हैं, उसकी असेसमेंट पे आ जाते हैं। असेसमेंट फिर वही टीचर्स कर रहे हैं, और वो देखेंगे वो चीज़ नहीं लिखी हुई तो अगेन फिर वो उसको जो है मार्क्स काटेंगे। तो फिर अगेन मैं यही कहूँगी टीचर्स, कि हमें अपने टीचर्स की क्वालिफिकेशन को, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना होगा इन ट्रू सेंस। जैसा कि हम एक डॉक्टर बनाते हैं, एक इंजीनियर बनाते हैं, उस पर इतना फोकस करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह एक टीचर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अभी आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को और इंटरनेशनल लेवल पे हमें compete करने के लिए कंसेप्चुअल स्टडीज पे जाना चाहिए, जाना होगा, लेकिन हम अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ नंबर गेम में लगे हुए हैं, और हम डिसाइड भी पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे ने क्या बनना है। ये सबसे पहले बड़ी गलती है। इसके लिए जो है वो हमारे काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। हम मशवरा, हम किसी के बच्चे को देख लेते हैं वो डॉक्टर बन गए या इंजीनियर, हम उसी के पीछे भाग पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे का शौक क्या है। पहले बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए उसका कोई प्लेसमेंट टेस्ट होना चाहिए कि आया बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो क्या है। बच्चे का एप्टीट्यूड कुछ होता है और हम उसको किसी और फील्ड में लेके जा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो इलिटरेसी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मुझे सब आप माहिर नफ्सियात भी हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा गहरी नज़र से देखते हैं। क्या वजह कि हम पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, हम बच्चे क्या स्टार्ट से नहीं देखते कि उसका किधर जो है कि ज़्यादा फोकस है, उसका कॉमर्स में है, उसका आईटी में है, उसका मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, किस चीज़ में है, हम इस पर फोकस ही नहीं करते। मैं मैडम की बात को इंडोर्स करूँगा। इन्होंने फरमाया कि काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, काउंसलर होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि जब लोग अपने बच्चों को किसी स्कूलिंग में भेजते हैं तो पहला काम वो एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं। बच्चे की टेंडेंसी के मुताबिक जो वो रेकमेंड करता है बच्चे को उसी फील्ड में जाना भेजते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने फिक्स किया हुआ है कि जी मैंने इस्लामियात करना है, मैंने मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। कुछ तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है। सर आज नाज़रीन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद दोबारा से मुरीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए काउंसलिंग किस हद तक जरूरी है, उनके फ्यूचर के लिए किस हद तक जरूरी है। इससे हम ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेजबान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस।
बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मुरीद साहब से कि बच्चों की काउंसलिंग कितनी जरूरी है। बच्चों की काउंसलिंग होगी तो उसके बाद डिसीजन होगा कि बच्चे आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। मुरीद साहब बताइए, आप बता रहे थे कि काउंसलिंग पे बेसिक। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था क्योंकि मेरा एजुकेशन के साथ पिछले 25 साल से ताल्लुक है। तो मैं हमेशा, मेरे पास अगर बच्चे आते तो मैं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछता हूँ। हमारे यहाँ एक्चुअली ना तो टीचर पूछता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा किस साइड पे जाएगा। वो अपना एक डिसीजन इम्पोज करते हैं, जहाँ से बच्चे या तो एजुकेशन छोड़ जाते हैं या उनका इंटरेस्ट किसी और साइड पे चला जाता है। अगर बच्चे का एरिया सेलेक्ट पूछ लिया जाए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, वो टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, वो कंप्यूटर में जाना चाहता है या मेडिकल में जाना चाहता है, उसको उस एरिया में भेज दें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूँ। मेरा बेटा FSC में उसने अच्छे मार्क्स ले लिए। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेडिकल में चला जाएगा। उसने मुझे ये कहा कि मेडिकल के अलावा और भी बहुत सारे एरियाज है। उसने कहा जी मैंने कंप्यूटर में जाना है। तो इस वक्त वो BS कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है, वो अपने शौक से भी जाता है। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, वो इधर उधर मैकेनिक से बनवाने के लिए गया, कहीं से ना बना, उसने कहा मैं बना देता हूँ। तो उसने मुझे वो कंप्यूटर, मेरा जितना भी डाटा करप्ट हो गया था वो रिकवर कर दिया। तो मैं तो उसके इंटरेस्ट को देखता हूँ कि मैंने बच्चे को, दोनों मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपने अपने एरिया के अंदर जा रहे हैं। अगर माँ बाप उनको उनके सेलेक्टिव एरियाज में जाने दे तो बच्चा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एक दूसरा, हमारे टीचर्स का बड़ा रोल होता है। टीचर रोल अदा ही नहीं करता। टीचर आएगा, क्लास में अपना लेक्चर देगा, चला जाएगा, उसका टाइम खत्म हो गया। वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, टीचर ने ना तो कभी बच्चों से उनका इंटरेस्ट लेवल पूछा है, ना उसका फ्यूचर प्लान पूछा है कि वो जाना किस साइड पे जाता है। तो इसका मेरी जो ओपिनियन है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर हो, बच्चों को उन सेंटर्स पे ले जाके उनकी ओपिनियन ले जाए और वो काउंसलर जो है वो क्या सजेस्ट करता है, और उस काउंसलर की बात को अगर फॉलो करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, जैसे आप लिटरेसी में हैं, क्योंकि ये भी एक सब सेक्टर है इसका, एजुकेशन सेटअप का, तो इसमें NGOs भी इन्वॉल्व हैं। तो NGO लेवल पे भी क्या कोई ऐसा काउंसलिंग, कोई सेटअप कोई किया जाता है? जी, कोविड के फौरन बाद यूनिसेफ के ताउन से हर ज़िले में कोविड से बाद जो स्ट्रेस लेवल था उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं। और बच्चों की, बल्कि स्टाफ की, जो कि अभी तक जारी है मुख्तलिफ सेशंस में, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये किया जा रहा है। तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से ही काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर को मैं फोकस करूंगी क्योंकि मैं एजुकेशन से रेलिवेंट हूँ, जिसमें ये कि बच्चों के एप्टीट्यूड का पता चल सके कि बच्चे चाहते क्या हैं और उसके मुताबिक उनको एजुकेशन दी जा सके। क्योंकि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एजुकेशन हासिल करता है तो फिर वो बहुत अच्छा आपको आउटपुट देता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा ये देखिए, आप दोनों माशाल्लाह एजुकेशन से रिलेटेड हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली की बदकिस्मती है कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त अहबाब वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे ने किधर जाना है। बच्चे का नहीं इंटरेस्ट लेवल हम देखते। हमें मैट्रिक तक भी ये नहीं पता होता कि हमने बच्चे का इंटरेस्ट का, हमने उसको आर्ट्स में डालना है या साइंस में डालना है, या किधर वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। माँ बाप बिल्कुल फैसला करें, कर भी सकते हैं और उनको हक भी है करने का, लेकिन पहले ये कि वो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल को देख लें। हम लोग ये करते हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट लेवल को रखा साइड पे, हम अपनी ख्वाहिश को, समटाइम तो मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है कि माँ बाप की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर, तो वो ख्वाहिश जो अपने बच्चे के जरिए पूरी करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि अभी डिस्कस हो रहा था, जैसे एक्सट्रीमिस्ट की तरफ चले गए, वो एक्सट्रीम की तरफ बच्चे फिर जो है रुझान उनका गलत हो जाता है। अभी जैसे एजुकेशन की भी बात हो रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन में मार्क्स उनके कम आ गए और फिर जो है उनका रवैया चेंज हो गया, बिहेवियर में काफ़ी सारी तब्दीलियां आई। वो यही वजह थी कि एक प्रॉपर जैसे गाइडलाइन होती है ऑनलाइन एजुकेशन की, जो ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो सकी। आपको पता है कोविड जो है वो अचानक ही हुआ था और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइए कि देखें, हमारे जो सिस्टम है इसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड
का जो है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, नंबर्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से? क्या समझते हैं इतना स्ट्रेस बच्चे के ऊपर कि वो सुसाइड तक चला जाए? सुसाइड हम करते कब हैं? जब हम हर साइड से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और उसमें सबसे अहम चीज जो होती है वो एक्सटर्नल दबाव होता है, प्रेशर होता है, कुछ माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है, कुछ सोसाइटल प्रेशर होता है, वो हम उनकी नीड्स पूरी नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट हमें फिर ये कदम उठाना पड़ता है। माँ बाप या हमारी सोसाइटी अगर उस बंदे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिमांड्स करे तो वो पूरी कर सकता है। जब उससे ज्यादा करेंगे तो वो उससे पूरी नहीं होगी, उसको नाकामी होगी और उस नाकामी से बचने के लिए वो मायूस हो जाएगा और फिर इस कदम की तरफ जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस जो है जी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बंदे की उसकी कैपेसिटी को देख के एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। सर, आज मैं आपसे बात करता हूँ कि बच्चों के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी क्योंकि जो दिसंबर में क्लोजिंग करते हैं अपने सेटअप, तो अभी आज मेरे अपने बच्चों के मैं देख के हैरान रह गया कि उनकी 17th पोजीशन है, 91% उनके मार्क्स हैं, तो 17th पोजीशन है, तो और एक पोजीशन के ऊपर 4 बच्चे हैं, यानी कि इतने नंबर्स का आना। पहले आप देखें कि लोग 65%, 70% उनके डिफरेंट उसमें नंबर्स कटते थे कि किसी के राइटिंग पे, किसी के वो मुख्य, यानी कोई चीज गलत होगी। अब तो 700 मार्क्स हैं टोटल, तो उसमें 700 ही आ रहे हैं बच्चों के। तो इसकी क्या आप समझते हैं? मैं बताऊं, जो जिस दौर में हम पढ़ के आए हैं उस वक्त थ्योरेटिकल, टोटल थ्योरेटिकल था। अब एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से जो एग्जामिनर है वो नंबर नहीं काट सकता, वो फुल नंबर देने पे मजबूर होता है। बियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम समझ सकते हैं कि 100 में से 100 नहीं आते, लेकिन लोगों के 100 में से 100 आ रहे हैं। बात वही है कि हमारा टीचर ने उसके हिसाब से, उसने बच्चे ने लिख दिया तो वो उसको पूरे नंबर दे देगा। अगर थोड़ा सा उसने अपने हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से बात कर दी, वो नंबर कट। ये बहुत सारी एग्जांपल है, मैं क्योंकि बोर्ड की बातें, बहुत सारी बोर्ड्स की बातें हैं जो मेरे इल्म में है, या बच्चों के नंबर कैसे कट रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा बात ये है जो आपने कहा कि बच्चों के नंबर इतने आ जाते हैं उसके बाद भी हम खुश नहीं होते। हम कहते हैं जी फलां बच्चे के नंबर तो इतने आगे, आप कितने क्यों हैं? हम बच्चे को सनब करते हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज में सजा देने की भी कोशिश करते हैं। बच्चे का बिहेवियर उसमें क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। अगर बच्चे को हम री इन्फोर्समेंट दे देते हैं, बच्चे ने नंबर थोड़े ले लिए, हम उसको फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगले एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो वो इस बात पे खुश हो जाए, उसका बिहेवियर भी इंक्रीज होगा, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो रिजल्ट दे सकता है। अगर हम उसको सनब करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, तो वो अगले उसमें हमें रिजल्ट नहीं देगा, उसका बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, दोनों सूरतों में देनी चाहिए ताकि वो रिजल्ट अच्छा दे सके। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये देखा कि जो एजुकेशन के अंदर बच्चों के अंदर नफ्सियाती मसाइल बहुत बढ़ गए। अब बच्चों का इसमें आप क्या समझते हैं, जो गैजेट्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैब्स हैं, इनकी वजह से भी? एक्सक्यूज मी, इसका जवाब मैं दूं? जी श्योर। अपने एक्सपीरियंस बेस पे, ये मेरे से रिलेटेड है। ऐसा है सर के जो मैंने देखा है, बहुत सारी माओं को भी देखा है, पेरेंट्स को देखा है, बच्चा 2 साल का है, सुबह उठते हुए उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे। वो माँ या बाप वो आजाद हैं, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, शाम हो जाएगी, वो रोटी भी खा रहा है तो मोबाइल सामने रख कर बैठा है। ये तो अब बच्चों की बात है। एग्जैक्टली ऐसे ही बड़ों में भी ऐसा होता है। मुझे इत्तेफाक हुआ, एक खाने पे 8-10 लोग थे हम, एक मैं और एक मेरे साथ और साहब थे जिनके मोबाइल जेब में थे, बाकी 6 लोग मोबाइल पे देख रहे थे। तो मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, मैंने कहा अगर इसी काम के लिए ही आना था तो फिर तो हम घर में भी ये काम कर सकते थे। हम तो आए हैं रिफ्रेशमेंट के लिए कि चले दोस्तों में गपशप हो जाएगी। अब 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ऐसे बीवी ने अपना मोबाइल उठाया हुआ है, मियाँ ने अपना मोबाइल उठाया हुआ है, तीसरा बच्चा बैठा तो उसने, वो सारे मगन है, किसी को पता नहीं कौन है या कौन नहीं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से अगर हम आजकल चले जाते हैं, फौतगी हो गई किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, वहां यही काम है, हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है या फेसबुक पे बैठा है या किसी भी सोशल मीडिया के उसमें बैठा है, उसको मरने वाले का अफसोस नहीं।
एक तो ये हो गया। दूसरा, बच्चों में मसाइल कहाँ आते हैं? जब हम मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ब्रेन कैंसर हो रहा है। हम ये एक रिसर्च मैं बता रहा हूँ, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की, तो उससे ये साबित हुआ कि एक्सेस ऑफ यूज ऑफ मोबाइल जो है वो ब्रेन कैंसर का सबब बन रहा है। एक बात, हमारी इम्यून पावर उसमें से कम होती जा रही है, हम चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा जो वैल्यूज है वो मजहब से हो, इस इंसानियत से हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वही हो गई है। जो लोग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अक़दार वहीं तक आके रुक गए हैं। हम हर काम करने से पहले अपने सोशल मीडिया से, अपने मोबाइल से पूछेंगे कि आज हमारा वही आलम दीन है, वही हमारा वही सब टीचर है, वही हमारा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, हमें तरक्की करनी चाहिए। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चली गई, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है कि 24 घंटे हम तो नींद नहीं करते, मोबाइल कान में लगा होता है। एग्जैक्टली। कई वाकयात ऐसे हो गए जी, कान में मोबाइल लगा के जब खातून या मर्द जो भी था वो कर रहा था, तो उसकी बैटरी बस्ट हो गई, बंदे का चेहरा जल गया। तो हमें तो उन चीजों से भी हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो एक पेशेंट आया, तो बिल्कुल यंग है, आई थिंक 16-17 इयर्स का होगा। हैंड फ्री यूजेज की वजह से उसके अंदर पर्दा जो था वो खत्म हो गया था। तो उसने बड़ा इस पे उसने कहा ये सिर्फ इस गैजेट की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम यूज करें, मोबाइल यूज करें, जितना उसकी जरूरत है उतना करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा चले जाएंगे तो वो इसके हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों सेहत के ऊपर इसके नेगेटिव असरात होंगे। इस बेस पे तो हमारा सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप है, आपस में इंटरेक्शन है, तो वो खत्म हो गई है। अच्छा सर, मैडम आप भी ये समझती हैं कि जब कोविड आया तो उसके बाद हमने स्कूल्स ने भी कहा कि बच्चों को टैब्स लेके दें, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होगा, ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो उसमें यूजेज ज्यादा बढ़ गया। जी बिल्कुल, वो एक जरूरत थी और आपको पता है उस टाइम तो जरूरत थी, लेकिन अब उसके बाद बच्चे उसके हैबिचुअल हो गए। उसमें ये है कि बहुत सारी इसके अंदर ऐप्स हैं, कौन सी ऐप्स बच्चों ने इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं, आपको पता है ये एक इतनी वसी दुनिया है इसके अंदर। आप और मैं भी, हम लोग कुछ तलाश करने जाते हैं और हम कहीं पहुंच जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि हम तो कुछ और तलाश कर रहे थे। तो ये इसके लिए भी फिर अगेन कि हमें इसका यूज होना चाहिए। वी हैव द फैसिलिटीज बट वी डोंट नो कि हाउ टू यूटिलाइज द फैसिलिटीज, हमें ये आना चाहिए। तो इसके साथ आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो खैर कम हुआ था कि ऑनलाइन इतना इक्विपमेंट यूजेज, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा हो गया था। टोटल फोकस इस चीज पे था कि हर बच्चे के पास अपना गैजेट हो, मोबाइल हो या टैब हो। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने आपके दूर दराज इलाकों में, डिप्राइव्ड एरियाज में, इन जो गरीब लोग थे उनके लिए, जहाँ पे तालीम की अप्रोच नहीं थी, रेडियो पे प्रोग्राम शुरू करवा दिए थे। उनकी तालीम का सिलसिला रेडियो पे शुरू करवा दिया, ताकि वो सुन के जो है वो बच्चे करें। टीवी पे आ गया था, वो टीवी देखते थे, वहां से एजुकेशन लर्न कर रहे थे। तो वो एक मतलब जो बुक उनके पास थी, निसाब जो उनके पास था, वही निसाब टीवी पे पढ़ाया जा रहा होता था। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिससे बात हो रही है कि बच्चों में गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से हम मजीद आगे बात करेंगे। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से बात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि बच्चों में जिस तरह गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, उससे उनमें एक चीज जो नई देखने में आ रही है, बच्चों में शिद्दत पसंदी बहुत आ गई है। बच्चे अपनी हर बात मनवाना चाह रहे हैं। अभी उसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मरीज देखिए, बच्चे इस हद तक अब शिद्दत पसंद हो गए कि वो कहते हैं कि जी अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम ये कर देंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे।
असल में हमारी तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी सूरत हाल में। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, वो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। बच्चा हमारा जब ज़्यादातर अपना टीवी, कार्टून या मोबाइल की सूरत में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ये शो कर रही होती हैं कि और बच्चे किस तरीके से अपने बाप से अपनी नाजायज़ फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। तो सेम हमारा बच्चा भी वही कोशिश करता है कि शायद मैं कोई ऐसा एक्ट कर लूँगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो हमें तो जो पेरेंट्स हैं, कम से कम उनको अपने बच्चों को टाइम भी देना चाहिए और उनको अखलाकियात के दर्स देने चाहिए और उनको बर्दाश्त के बारे में बताना चाहिए। हमारा तो मज़हब भी बड़ा वसी है, बर्दाश्त का हमेशा दर्स देता है। तो इस सूरत से हाल से कि बच्चे को एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं और अगर उसने कोई ऐसी फरमाइश की है, बजाय कि यकदम आप उसकी बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो गलत होगा, उसका एग्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। हमें कोई टेक्निकल तरीके से उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करनी चाहिए। अच्छा मैम, आप क्या समझती कि देखें एज ए पेरेंट्स के बच्चों में जो आज से 15 साल 20 साल पीछे हम जाएं और आज के दौर में अगर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। बच्चों को पहले पेरेंट्स कहते थे तो उस बात से बिल्कुल रुक जाते थे, स्टॉप हो जाते थे, नहीं करते थे, डिमांडिंग नहीं उस तरह से होती थी। बट आज उसके बिल्कुल टोटली अपोजिट चीजें हो गई। इसमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया का बहुत रोल है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जैसे हम कार्टून की दुनिया में देख रहे होते हैं, जैसे हम मूवीज एंड ड्रामास के अंदर देख रहे होते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि हकीकत में भी ऐसा हो रहा है। सेकेंडली जो बहुत बड़ी वजह है वो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह है, क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल के साथ चिमटे हुए हैं या आप टीवी के साथ हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और इमोशनल जो है वो काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस चेंजिंग्स आ रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत असरात नज़र आ रहे हैं आपको, जिसमें एक आप बात कर रहे हैं तरबियत की। सेकेंडली जो वो नंबर गेमिंग की अगेन मैं बात करूंगी, तो उसमें नंबर गेमिंग में हमने बच्चों को फोकस किया हुआ था कि पढ़ना है। आप देख लें, एफएससी का बच्चा देख लें, मैट्रिक का बच्चा देख लें कि जी हम जो है ना 48 आवर्स में से जो है वो 42 आवर्स तो हम पढ़ते थे और 2 आवर्स जो है ना हम वो करते थे, लेकिन उसमें साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज आल्सो नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अच्छा, क्योंकि अभी आज देखें कि आज हमने बच्चों को एजुकेशन में भी इतना ज्यादा वो बाउंड कर दिया हुआ है या एंगेज कर दिया हुआ है कि सुबह से शाम तक वो सुबह कॉलेज चला जाएगा, शाम में आएगा, एकेडमी चला जाएगा, वापस आएगा, फिर एक ट्यूटर घर पे आ जाएगा। और हमने उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी का तो टाइम ही नहीं छोड़ा कि जहां पर कोई वो प्ले ग्राउंड में चला जाए या कहीं इन्वॉल्व हो जाए हेल्दी एक्टिविटी में। इवन दैट कि हमारे स्कूल्स के अंदर भी पहले तो कोविड की वजह से काफ़ी लोग बहुत पीछे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आई नहीं है, और अब भी हमने करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ उतनी ही अहम है जितनी कि हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ है, हमें उनको फोकस करना होगा। मतलब ये कि हमें अपने ग्राउंड्स जो स्कूल के खेल के मैदान है उनको आबाद करना होगा, ताकि बच्चों की जो है वो सलाहियत निखरे, वो एक मुफीद शहरी बने। अब ये देखिए कि जो आज हम स्कूल्स देखते हैं, अभी 5 मरले का अगर एक स्कूल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ ग्राउंड ही नहीं है जिसमें वो तो आपको कोई सांस भी नहीं ले सकते ना, थोड़ी सी हवा का झोंका भी अच्छा जा जाए, फ्रेश आ जाए, वो नहीं हो सकता। बार जैसे मैडम ने फरमाया कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो नेसेसरीज हैं, वो बच्चों के ट्रिप्स भी जा रहे होते हैं, वो पीटी मास्टर होते थे, वो ड्रिल करा रहे होते थे। Exactly. एक पीरियड जो है 40 मिनट का या 1 घंटे का वो मैंडेटरी होता था हर क्लास के लिए, तो पीटी साहब ड्रिल करा रहे होते थे उनको। उसके अंदर ये स्पोर्ट्स होती थी, को क्रिकेट खेली जा रही है, फुटबॉल खेली जा रही है, उससे स्काउट कैंप्स लगते थे। तो वो ये एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें से बच्चा एजुकेशन के साथ साथ अपनी हेल्थ की तरफ भी जाता था। अब इस वक्त जिस कंपटीशन में हम चले गए तो हम हेल्थ को तो इग्नोर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नंबर के चक्कर में पड़ गए। तो बच्चे के लिए 2-3 घंटे मस्ट है कि वो किसी भी गेम का हिस्सा बने, वो हेल्दी गेम का हिस्सा बने। उससे उसका ना सिर्फ कोई फिजिकल जो हेल्थ है उसकी इम्प्रूव होगी, उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और उससे बेहतर रिजल्ट आ सकते। अच्छा सर, ये देखिएगा मैडम, आपसे भी ये क्वेश्चन है कि पहले टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होती थी, आज वो इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नजर नहीं आती। उनको जस्ट वो ये है कि आपने फीसिस पे करनी है और उनसे प्राइवेट ट्यूशंस लेनी है। पहले ये होता था कि टीचर्स पर्सनली इंटरेस्ट लेकर उसी टाइम ड्यूरेशन में बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते थे, उनको पढ़ाते भी थे। लेकिन आज वो चीजें बिल्कुल प्रोफेशनली
हम उसको कह देंगे मादी दुनिया में हम चले गए कि यानी कि बगैर पैसे के कोई टीचर किसी को एक बात बताने का भी रवादार नहीं है। सर उसमें मैं ये कहूँगी अदब खत्म हो गया। हम ये समझते हैं, हमारा स्टूडेंट ये समझता है कि हमने पैसे दे के टीचर को खरीद लिया। अगर टीचर हमें पढ़ा रहा है तो इसमें वो क्या एहसान कर रहे हैं, हमने तो उसको फीस पे की है, दैट्स ऑल। ये जो सोच एक डेवलप हो गई है स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से टीचर्स की जो है वो रिस्पेक्ट कम हो गई है। हालांकि आपको पता है बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अच्छा मैडम, सर मैं एक मिनट आपकी बात, मैडम आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी, तो इसमें क्या ये भी एलिमेंट है कि ये जो हमारा एक 2004-5 में एक कंसेप्ट दिया गया था कि मार नहीं प्यार, कि बच्चे को टीचर हाथ कह भी नहीं सकता, जिसपे वो पुलिस कॉल भी कर सकता है, वो बिल्कुल उस चीज को टीचर यानी कि टीचर्स पे पर्चे होने शुरू हो गए थे कि अगर किसी टीचर ने किसी को, वरना वो एक था पुराना, बड़े कहते होते थे कि जी कि वो हड्डियां जो हैं वो हमें चाहिए और चमड़ी जो है टीचर की है। तो इस तरह के कंसेप्ट थे, बच्चे को पता होता कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे यहाँ से पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो चीज ही हमने खत्म कर दी। एक थोड़ा सा जो डर का एलिमेंट था। बिल्कुल सर, वो कहा जाता था कि हड्डियां हमारी गोश्त तुम्हारा, तो कभी वो नौबत आई नहीं थी। अब तो ऐसा हो गया तो हड्डियां तोड़ना ही शुरू कर दी थी कुछ टीचर्स ने। ये जो स्लोगन था गवर्नमेंट का, ये ऐसे ही टीचर्स के लिए था जो कि बच्चों को जानवरों की तरह पीटा करते थे। देखिए वो तो बेसिकली ये था ना कि सम टीचर्स के जिसमें अदम बर्दाश्त की भी जो हम बात कर रहे थे कि जब बर्दाश्त ही नहीं होगी तो किस तरह से टीचर वो इतने बच्चों को वो कर सकते हैं। सर मैं अर्ज करूं, इसमें असल में इस वक्त हम तो जिस मटेरियलिस्टिक दौर में चले गए, उस वक्त टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में जो रिलेशन था वो एक बाप बेटे की तरह का रिलेशन होता था। टीचर अपने बच्चों की तरह उस बच्चे को समझता था और बच्चा अपने बाप से अव्वल तरजीह देता था उस टीचर को। 0 पीरियड छुट्टी के बाद टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के पढ़ा रहा होता है और उसका एम था कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छी पोजीशन पे चले जाएं, अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, ना तो उसको उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते थे। मॉनेटरी थिंग्स जो थी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब टीचर और उस्ताद दोनों, उस्ताद चाहता है कि जी मैं बहुत से पैसे कमा लूंगा, स्टूडेंट चाहता है कि मैं पैसे दे के नंबर हासिल कर लूंगा, बीच वाली मेहनत दोनों नहीं करना चाहते। मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन हम एक प्राइवेट सेक्टर में मैं हूँ, लेकिन हम भी यही कुछ कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर वाले भी यही कुछ कर रहे हैं। हम पहले टीचर तो साइकिल पे चलता था, पैदल आता था, अब टीचर गाड़ी से नीचे नहीं आएगा। जब गाड़ी से वो नीचे नहीं आएगा तो वो रिक्वायरमेंट्स उसकी कैसे पूरी होंगी, उसकी नीड्स बढ़ गई हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करेगा और इंस्टीट्यूट्स में जाएगा, अपनी ड्यूटीज कम करेगा। तो वो स्टूडेंट्स उसको पैसे जब ट्यूशन वेजेस की सूरत में देते हैं, वो कहता है मैंने तो आपको पैसे दिए हैं तो मुझे नंबर अच्छे दें। यहाँ से टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया और मॉनिटरी जो थिंग्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं, तो वो रेस्पेक्ट इस बेस पर खत्म हो गई। अच्छा सर, ये देखें 90s में जो है कि स्टूडेंट्स जो थे वो जो बात अपने पेरेंट्स से नहीं करते वो टीचर से शेयर कर लेते थे। बच्चियां अपनी टीचर्स को प्रॉब्लम, वो इश्यूज बताती थी कि जो वो उनको नहीं बता सकती थी। तो लेकिन आज वो बिल्कुल ही ये चीज ना होने के बराबर ही कहीं नजर आती है। ये बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप आ चुका है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जो टीचर है वो हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें चाहता है और उन आसाइशों को अवेल करने के लिए वो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए उसका जो दिमाग है ना वो उस तरफ है। और स्टूडेंट हमारा जो है वो मतलब पैसे दे के टाइम खरीद रहे हैं, पैसे दे के वो कह रहा है कि टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये जो है रिस्पेक्ट खत्म हो गई। अच्छा ये बताइएगा सर, प्रोग्राम के एंड पे के हम क्या समझते हैं, हम कायदे का पाकिस्तान बनाने की कोशिश में हैं? हमने कभी सिंसियर हो के कोशिश नहीं की। जब हम कोशिश करेंगे, पहली बात तो हम अपने आप से सिंसियर हो जाए कायदे आज़म, तो फिर सेकेंडरी लेवल पे अगर हम अपने आप से ही सिंसियर नहीं है, अगर हम ऐसा सोच लें तो हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सकते हैं। जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, कायदे आज़म ने नहीं चाहता कि ऐसा पाकिस्तान हो। हमारी वैल्यूज, हमारी अक़दार्स, हमारे नॉर्म्स इस वक्त नहीं है। जब वो चीज़ें, हमारी वैल्यूज वापस आ जाएंगी और हमारे अंदर पेशेंस आ जाएगा, तो फिर हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बना लेंगे। आप मैडम क्या कहती हैं इस बारे में? मैं कहती हूँ कि अपने माशरे के किसी भी फ़र्द को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी बेस पे। और एजुकेशन के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि हमारे जो गरीब तबके हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, और हम जो फुली एजुकेशन के रिसोर्सेज से माला माल हैं, हमें उनका ख्याल रखना होगा, उनको अपने साथ लेकर चलना होगा।
जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हम बात अपना ख़त्म करेंगे इस बात के साथ कि कायदे-ए-आज़म का जो फरमान था कि तालीम बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन अपने इक़्तिदार को भी भूलना नहीं चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए ताकि सोसाइटी उस तरफ चले जहाँ पर एक तरबियत भी अच्छी हो, जिद्दत भी आए, तालीम में भी जिद्दत आए, लोग टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी जो बेसिक इक़्तिदार हैं, जो हमारा मज़हब भी देता है, उनको भी हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।